कर लेते हैं, ठीक है, और स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं, रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई होप आप सबको दिखेगा, दिख रहा होगा। चलिए मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया, तो इसमें से किसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन है सोडा एसिड टाइप, सब क्लास में टाइप लगा दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, एक मिनट वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, हाँ। दूसरा ऑप्शन है आपका वाटर टाइप, CO2 वाटर टाइप। तीसरा ऑप्शन है आपका फॉर्म टाइप। चलिए, और चौथा ऑप्शन है आपका CO2 गैस टाइप या CO2 टाइप, जनरली हम लोग बोलते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा वाला हम इलेक्ट्रिसिटी का आग के लिए प्रयोग करेंगे, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का आग के लिए हम प्रयोग करेंगे। अगर प्रीवियस क्लास आप किए होंगे तो आप आराम से इसका आंसर दे देंगे, बहुत अच्छे से समझाए थे प्रीवियस क्लास में। अगर नहीं किए हैं तो जाके क्लास कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो पर डाला हुआ है। अब एक बार चैट उठा के देखते हैं। CO2, 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 ड्राई पाउडर CO2 टाइप BFC यूज कर सकते हैं, आपके ऑलराउंडर है। ओके, ठीक है, चलो क्लास किए हैं आप लोग, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई HEMM का गाड़ी है, मतलब मान लीजिए HEMM, रुक एक सेकंड, एक सेकंड, ऑप्शन, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। इनमें से किस में AFDSS का प्रयोग होगा, इनमें से किस में AFFDSS का प्रयोग होगा। ऑप्शन दे रहे हैं आपका, सबसे पहला है HEMM मशीनरी, ठीक, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी कहते हैं तो HEMM कह लो खाली। दूसरा है 35 टन प्लस डंपर, मतलब 35 टन से ज्यादा कैपेसिटी का डंपर है। तीसरा ऑप्शन है बोथ। चौथा ऑप्शन है नन। एक ऑप्शन चूज कीजिए जल्दी, आपको हम मौका दिए सोचने का, इनमें से किस में EFDSS का प्रयोग किया जाता है, HEMM में, 35 टन प्लस डंपर में, बोथ या नन। एक चूज कीजिए, अंदाजा मारिए। अरे यार, माइक तो कनेक्ट ही नहीं किए थे। कोई नहीं, अभी आ रहा है, अभी अच्छे से आवाज आएगा। ठीक है, अब अभी आएगा अच्छे से। बोथ कह रहे हैं 1 HEMM, 3 बोथ है, 3 में बोथ कह रहे हैं, बोथ कह रहे हैं। चलो बढ़िया से क्लास की हो, मतलब प्रीवियस क्लास करते हो, ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर डालते तो आप लोग नहीं पढ़ते हैं। चलिए आप लोग अपना लाइफ को लेके सीरियस है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हम रेगुलेशन नंबर पढ़ाए थे, रेगुलेशन नंबर 139, रेगुलेशन नंबर 139 हम पढ़ाए थे, उसमें हम बताए थे, ठीक है, कि HEMM मशीनरी हो और 35 टन कैपेसिटी का ज़्यादा वाला डंपर हो तो हम लोग बोथ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। ओके, ऑलराउंडर फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए, ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए जिसको हम लोग हर जगह पे यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए जिसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं।
चैट उठाते हैं। CO2 बता रहे हैं, BFC बता रहे हैं, ड्राई पाउडर कोई बता नहीं रहा है, ड्राई पाउडर भी है, ठीक है, CO2 है, BFC है, ड्राई पाउडर है, बिल्कुल बिल्कुल दीपेंदु सही है। चल बाकी इसमें कोई क्वेश्चन और उठता है क्या, एक बार देख लेते हैं, अगर उठेगा तो पूछ देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण इनमें से कब होता है? ऑप्शन दे रहे हैं आपका। पहला है अरे यार लिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, पहले बताइएगा डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण कब किया जाता है? पहला ऑप्शन मान के चलिए कि 15 दिन में, दूसरा है 7 दिन में, तीसरा है आइडियल डे यानी बंदी के दिन, चौथा है नन ऑफ दिस। एक बार चैट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हैं बंदी के दिन यानी आइडियल, आइडियल डे में, बिल्कुल सही है। हर बंदी के दिन में निरीक्षण किया जाता है, जितना भी डिप्लरिंग डिस्ट्रिक्ट होता है उसका बंदी के दिन में निरीक्षण किया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है ग्राहम्स रेशियो कितने दिन पे निकाला जाता है? कोई भी एरिया जिसको हम सील किए हैं उस जगह पे हम जब ग्राहम्स रेशियो निकालते हैं वो कितना दिन पे निकालते हैं, बताइएगा। छोड़ो यार, पेन हटाओ। ओके, बताइएगा क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन। 30 दिन में, बिल्कुल 30 दिन में होता है। 7 दिन में हम लोग खाली CO गैस का जांचते हैं। CO गैस और ऑक्सीजन को जब हम रेशियो निकालते हैं, परसेंटेज कितना फायदा मतलब कितना हो रहा है, उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम्स रेशियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्लास पे, आज का क्लास पे आते हैं। आज का क्लास है रेगुलेशन नंबर 141। 141 क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑपरेटर्स फॉर टेस्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जांच का उपकरण। तो इसमें बस एक ही लाइन लिखा है कि भैया जो चीफ इंस्पेक्टर अप्रूव्ड करेगा उसी फायर, उसी कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चीफ इंस्पेक्टर बोला है टॉक्सीमीटर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्राहम्स का ऑक्सीमीटर को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक अप्रूव्ड है, मतलब जो बोला है चीफ इंस्पेक्टर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर अगर उसको अप्रूव किया है तो आप उसका कर सकते हैं इस्तेमाल। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 142। 142 है प्रिकॉशन व्हेन ए फायर एग्जिस्ट, मतलब अगर किसी जगह पे आग लगा हुआ है तब क्या प्रिकॉशन लिया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ओके। अब समझते हैं, जब किसी माइंस में आग लग जाएगा या किसी जगह पे आग लग जाएगा तो क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, ठीक है। प्रिकॉशंस मैंने फायर एग्जिस्ट, तो मान लीजिए किसी माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, तो जनरली माइंस में आग कैसे लगता है, पहले स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, फिर यही वाला जो रेट है ये रेट फास्ट हो जाता है, और ये रेट मतलब फास्ट होता है, पहले धुआं निकलता है, स्मेल आता है पहले, फिर धुआं निकलता है, फिर धुआं ज़्यादा निकलता है, फिर थोड़ा थोड़ा आग दिखता है, फिर लास्ट में पूरा पूरी आग पकड़ लेता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग का यही लक्षण है ना। पहले क्या होता है, पहले हल्का सा हॉट स्टार्टर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको थोड़ा सा स्मेल आता है ना। स्मेल के बाद आपको क्या दिखेगा, आपको धुआं दिखेगा यानी फ्यूम्स दिखेगा। फ्यूम्स के बाद आपको क्या दिखेगा, फ्यूम्स के बाद आपको हल्का हल्का बर्निंग का सिंबल दिखेगा, और लास्ट में आपको फायर दिखेगा। ये स्टेज होता है, जनरली इसी स्टेज से होते हुए गुजरता है और स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। माइंस में एक बड़ा फेज जो है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, इसी के चलते माइंस में जितना भी आग है वो लगता है, ठीक। तो बोला गया है कि हम लोग आग लग गया है या किसी जगह पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, उस जगह पे क्या क्या हम प्रिकॉशन लेंगे, ठीक।
तो सबसे पहला चीज बोला गया है कि कोई भी एम्प्लॉय को उस जगह हम नियोजित नहीं कर सकते हैं जहां पे आग का खतरा हो। पहला दिमाग में रखेंगे, कोई भी एम्प्लॉय को उस जगह हम नियोजित नहीं कर सकते हैं जहां पे आग का खतरा हो। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट बताया गया है उससे रिलेटेड। क्या बोला है, जिस सिम के नीचे की सिम में आग लगी हो या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही हो, चाहे वहाँ फायर स्टॉपिंग से सील किया गया है या नहीं किया गया है, उस जगह पे हम आदमी को नहीं भेजेंगे काम करने के लिए। यानी अगर कोई ऐसा वर्किंग है जहाँ पे आग लगा हुआ है, कोई सिम है, उस सिम के ऊपर में नीचे में काम चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं भेजेंगे। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, आउटलेट ऑफ ए माइन। इसके बाद बोला गया है कि वेंटिलेशन, किसी सिम का वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, वेंटिलेशन प्रणाली में, अगर वेंटिलेशन प्रणाली जुड़ा हुआ है, मतलब समझते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है, ये आपका इनटेक रास्ता है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे आग लग गया है, और इसकी आग लगने से अगल बगल में जाएगा, मतलब एक पैनल पकड़ लीजिए, एक पैनल के अंदर में आग लगा है, और उसी पैनल में दूसरा जगह हम कोल का कटिंग कर रहे हैं, तो ये दिक्कत कर देगा। क्या होगा, यही आग जो है वो आग बहुत जल्दी से फैलेगा, और आदमी इसमें नुकसान हो सकता है, आदमी का, मशीनरी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए इनक्यूबेशन पीरियड बना के हम लोग कोयला को काटते हैं। तो वही बोला गया है कि किसी जगह पे जहाँ से सेम वेंटिलेशन प्रणाली जुड़ा हुआ है, वहाँ का वेंटिलेशन जुड़ा हुआ है यानी पैनल के अंदर में, तो उस कंडीशन में उस जगह पे हम किसी आदमी को भेजेंगे नहीं काम करने के लिए। ठीक है। और आउटलेट और ओपनिंग यानी माइंस का निकास मार्ग पे भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशन हमको लेना होता है। ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है इसको भी समझते हैं। सेकेंड, निकास मार्ग में क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जहां सिम का निकास मार्ग, आउटलेट या ओपनिंग किसी सिम के ऊपर है जिसमें सरफेस पर कोई राख का ढेर या स्पॉइल रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं। एक्टिव फायर के 60 मीटर के अंदर में पड़ रहा है, उस कंडीशन में कोई आदमी को नहीं लगा सकते हैं। स्पॉन्टेनियस हिटिंग के 60 मीटर के अंदर पड़ रहा है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ब्रोकन ग्राउंड के 60 मीटर के अंदर में, तो ये हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए 60 मीटर है, क्या है 60 मीटर, 60 मीटर क्या है सर, 60 मीटर दूर रहेगा, दूर रहेगा आदमी। मतलब कहीं पर भी अगर हमको आग दिख रहा है तो उससे हम 60 मीटर का दूरी बना लेंगे। अब आपको पूरा रटने का जरूरत नहीं है कि सीम के 60 मीटर पे, सरफेस पे 60 मीटर पे, वर्किंग के 60 मीटर पे, मतलब कुल मिलाकर के यही है कि 60 मीटर दूर आदमी काम पे लगेगा। कहीं पर भी अगर आग लगा हुआ है तो आग लगा हुआ दूरी से कम 60 मीटर दूर ही हम आदमी को लगा सकते हैं, आदमी काम कर सकता है। 60 मीटर के नज़दीक कोई नहीं जाएगा। 60 मीटर के नज़दीक इसलिए नहीं जाएगा, हो सकता है आग का झरक उतना नहीं आए, आग का जो रेडिएशन होता है उतना दूर तक नहीं पहुंचे, लेकिन उससे गैस निकलता है, खूनी गैस, और नाइट्रस फ्यूम्स वगैरह कुछ मात्रा में निकलता है पायराइट वाला कोयला में। ठीक है। तो उस कंडीशन में उस आदमी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए 60 मीटर की दूरी पर जहां पर भी आग लगा है उसके 60 मीटर की दूरी तक कोई भी आदमी नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे वो ब्रोकन ग्राउंड वाला हो, इसको देखिएगा, चाहे वो टूटा हुआ ग्राउंड हो, सब्सिडांस एरिया हो, सरफेस में हो, स्पॉन्टेनियस हिटिंग कोई वर्किंग में पड़ रहा हो, कोई एक्टिव फायर आसपास सरफेस में हो, सरफेस में हो, है ना, ये सब में से कहीं पर भी हो, 60 मीटर के अंदर में अगर आग लगा है तो आदमी नहीं जाएगा। दैट्स इट। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला है कि आग लगा हुआ स्पॉन्टेनियस हिटिंग वाला ऊपरी सीम में कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सीम नीचे चल रहा है, इस सिम में आग लगा हुआ है, तो इसके ऊपर में अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई भी आदमी उस जगह पे काम नहीं करेगा जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग सरफेस तक पहुंच रहा हो। ठीक है ना? तो ये सब कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये सब जगह पे काम नहीं कर सकता आदमी। ठीक है। तो इसको पूरा पढ़िएगा रेगुलेशन को। ठीक है। ये पूरा रेगुलेशन 142 को पढ़िएगा, तो इसमें से कुछ कुछ जो पॉइंट निकलेगा वो हम आपको समझा दे रहे हैं। एक सेकेंड। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये निकलेगा कि जहां कहीं भी आग है यानी फायर है, उसके 60 मीटर के अंदर में कोई आदमी काम नहीं करेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट ये निकलेगा कि जहां पर भी आग है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो उसके आसपास में कोई आदमी काम नहीं करेगा। ठीक। तीसरा पॉइंट ये निकलेगा इसमें कि जहां हार्ड पार्टीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कड़ा
अस्तर, ठीक है, कड़ा अस्तर के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए ज़मीन में जब आप माइनिंग करते-करते नीचे जाते हैं तो कुछ तो आपको मिट्टी मिलता है, उसके बाद कुछ कड़ा चट्टान मिलता है, कुछ-कुछ कड़ा चट्टान का लेयर मिलता है, इसके बाद कोयला मिलता है। तो ये जो कड़ा चट्टान का लेयर इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पार्टिंग या हार्ड पार्टीशन कड़ा स्तर। तो ये बोला गया है कि 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 10 मीटर से कम रहने पे आप ऊपर में, नीचे में, दाएँ-बाएँ कहीं काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके ऊपर में कोई कोल सिम है, उसके ऊपर में अगर कोई कोल सिम चला रहा है, तो अगर पार्टीशन 10 मीटर के कम है, तो आप काम नहीं करा सकते, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है? तो यही सब चीज़ बोला गया है इसमें, इसको एक बार देखिएगा। पॉइंट सब हम खाली रिकैप करा दे रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको समझा ही दिए हैं, ठीक है? चलिए, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं हम, ठीक है? बाकी उसके बाद उसमें कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कॉमन क्या-क्या कॉन्सेप्ट लिखा लिखा हुआ है। बोला गया है कि अगर सरफेस में क्रैक है, स्टार्टा है, जिसमें से हवा का पासेज है, तो पासेज को रोकने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जो सरफेस में क्रैक होता है, अगर वो क्रैक कोल सिम तक मिल जाता है, तो इससे स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो रेट है, वो बढ़ जाता है। जो हम पोर्ट होल का केस में हम बताए थे कि पोर्ट होल का खतरा क्या है, बरसात में तो खतरा है कि पोर्ट होल से पानी बहेगा तो पूरा का पूरा पानी डायरेक्ट पहुंच जाएगा नीचे, और गर्मी के टाइम में या नॉर्मल टाइम में खतरा क्या है, पोर्ट होल के जरिए हवा जाता है और वही हवा जो है कोल सीम से डायरेक्ट मैच करेगा, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग बहुत जल्दी होगा, ठीक है? इसको ऐसा समझिएगा, मान लीजिए कोई चूल्हा रखे हैं आप, चूल्हा में आग लगाए हैं कोयला डाल के, और उस चूल्हा में के सामने अगर एक पंखा रख दीजिएगा और पंखा से अगर हवा चल रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत जल्दी ये चूल्हा जलेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पर भी, ठीक है? मतलब कभी भी अगर सरफेस में क्रैक है तो उसके नीचे उस जगह से हवा जाता है और हवा जाने के बाद उस जगह पे आग लग जाता है। तो या तो हम सरफेस का क्रैक को पूरी तरह से कवर कर देंगे, बंद कर देंगे, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम पैनल बना के सील कर देंगे और इसका हवा जो है कहीं लीक ना करे, इसका हम ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, अगर आग लगेगा भी तो इसी के अंदर में वो आग बुझ के रह जाएगा। दूसरा वाला पैनल पे या दूसरा जगह पे इसको असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? देन कुछ-कुछ और पॉइंट लिखा गया कि जहाँ पर भी आग बहुत ज़्यादा लग जाता है या आग लग जाता है, उस जगह को अंडरग्राउंड माइंस में हम आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। जैसे कोविड होता था, कोरोना होता था, तो बोलता था ना आइसोलेशन में रहो, मतलब घर वाला से अलग रहो 14 दिन तक। तो इसी तरह से जहाँ कहीं भी आग लगता है, उसको एक आइसोलेट कर दिया जाता है। क्या आइसोलेशन करने के बाद इसका आग बुझ जाता है? जी बिल्कुल बुझ जाता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, ये चारों तरफ से सील किया हुआ है, तो इस कंडीशन में इसका अंदर का जो आग है वो बुझ जाता है। तो बाद में अगर हम डिप्लरिंग करना चाहेंगे तो इस पैनल को तोड़ के इसके अंदर का जो पिलर बचा हुआ है उसको हम काट के निकाल सकते हैं। तो पैनल का मेरा ये भी फ़ायदा होता है कि स्टार्टिंग में अगर आग हमको दिखता है तो हम पैनल बना के बंद कर देते हैं और कुछ कोयला जलते-जलते वो आग जो है बुझ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ नहीं रहता है। क्योंकि हमको पता है कि कहीं भी अगर आग लगना है तो कम से कम 12% ऑक्सीजन चाहिए। अगर उससे कम है तो आग नहीं लगेगा, ठीक है? तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है? चलिए, ओके। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो सील ऑफ एरिया होता है उसका 30 दिन में हम अंदर का वातावरण का जांच करता है, जिसको हम लोग नॉर्मली ग्राम्स रेशियो से समझाए थे, ठीक है? ग्राम्स रेशियो क्या होता है? ग्राम्स रेशियो होता है सीओ प्रोड्यूस्ड बाई O2 कंज्यूम्ड, ठीक है? ये एक रेशियो होता है कितना सीओ बन रहा है और कितना ऑक्सीजन खर्चा हो रहा है। इससे हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आग का स्थिति क्या है, ठीक है? जैसे मान लीजिए सीओ गैस बन रहा है ज़्यादा और ऑक्सीजन खर्चा हो रहा है आपका ज़्यादा, मतलब अगर सीओ गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है तो ग्राहम्स रेशियो ज़्यादा होगा, और जब ग्राहम्स रेशियो ज़्यादा होगा तो पता चल जाएगा कि आग लगने वाला है, ठीक है? जनरली क्या मानते हैं हम लोग, अगर ग्राहम्स रेशियो 1 आ गया है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव फायर है। 1 में क्या बोलते हैं, एक्टिव फायर मानते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, बाकी इसका डाटा दिया हुआ है इसमें, ठीक है? बाकी वही बोला है प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, मालिक, एजेंट और मैनेजर का ये कर्तव्य बनेगा कि इसका सकारात्मक उपाय करे, इसको बचाने का, आग को रोकने का उपाय करे, और इसके साथ ही साथ रीजनल इंस्पेक्टर को वो खबर करे और अपना प्रिवेंटिव मेजर दिखाए, ठीक है? प्रोटेक्टिव मेजर में क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजर लिया है वो सब बताए डीजीएमएस को, रीजनल इंस्पेक्टर को, कि ये हम प्रोटेक्टिव मेजर लिए हैं, ठीक? चलिए, इसके बाद बोला गया है कि जहाँ कहीं भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग जहाँ पर भी हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग स्टॉपिंग बनाते हैं।
और स्टॉपिंग का जांच 7 दिन के इंतराल पे करते हैं। ठीक, 7 दिन में कम से कम जहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग है उसको लगाने के लिए, बनाने के लिए स्टॉपिंग बनाया, उसका जांच करते हैं। क्यों जांच करते हैं भाई स्टॉपिंग का? स्टॉपिंग को जांच करके देखते हैं कि कहीं वो क्रैक तो नहीं हो गया है, कहीं उसमें से हवा लीक तो नहीं कर रहा है। अगर हवा लीक कर रहा है या क्रैक कर रहा है और अंदर में आग लगा हुआ है तो फिर वो आग फैल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, और स्टॉपिंग के बाहर भी 7 दिन में हम लोग जांच करते हैं। तो स्टॉपिंग वाला जितना भी है ना, समझिए जहाँ पे आग लगा हुआ है 7 दिन में गैस का सैंपल लेते हैं। हम बताए थे आपको, एक बताए थे 14 दिन पे, एक 7 दिन पे। तो 7 दिन वाला आपका इस केस में है कि जहाँ पे आग लगा हुआ है स्टॉपिंग में, उस जगह पे हम लोग सैंपल 7 दिन में लेते हैं। ह्यूमिडिटी वगैरह उस जगह पे 7 दिन में जांचा जाता है। स्टॉपिंग का जांच 7 दिन में किया जाता है। ठीक है, ओके। तो 142 आपका खत्म होता है। 142 में रिलेटेड जो जो पॉइंट बताए, हम फिर से एक बार क्वेश्चन बना के पूछते हैं, फटाफट बताइएगा आप। मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर सरफेस से कुछ दूरी पे हम माइनिंग कर रहे हैं, मतलब ऊपर में कोई एक सीम था, पकड़ लो कि एक सीम था, इस सीम से नीचे हम माइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में कड़ा स्तर कम से कम कितना होना चाहिए? हम दूरी नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इसके बीच में जो कड़ा स्तर होगा वो कम से कम कितना मीटर मोटा रहेगा, तभी हम नीचे माइनिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो तो, अगर ऊपर में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो तब बताइएगा उस केस में कितना मीटर मोटा कड़ा स्तर रहेगा, तो उस कंडीशन में हम माइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही सही। चलिए, ठीक है, 10 मीटर। ठीक, ओके। मेरा अगला क्वेश्चन है, कहीं पे अगर ब्रोकन ग्राउंड है यानी टूटा हुआ स्तर है, ठीक है, कहीं पे अगर टूटा हुआ स्तर है और उसमें से हवा का लीकेज हो रहा है और उस पर्टिकुलर कोल सिम तक पहुंच रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोल सिम तक पहुंच रहा है, या अगर कहीं पे टूटा स्तर है और उसमें से हवा पहुंच रहा है और उसके कितना मीटर दूरी पे अगर आग रहे, तो हम लोग माइनिंग नहीं कर सकते। या कोई आदमी को काम पे नहीं लगा सकते। 60 मीटर है इस केस में भी। ठीक है, चलिए 60 मीटर। अगर मान लीजिए कहीं पे एक्टिव फायर हमको दिख रहा है, उसके कितना दूरी तक हम कोई आदमी को नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह पे अगर आग हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सरफेस में ही हम खड़ा है ओपन कास्ट माइंस में, और हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आग लगा हुआ है, तो कितना दूरी तक हम कोई आदमी को नियोजित नहीं कर सकते हैं? विद इन 60 मीटर। ठीक है, तो 60 मीटर वाला पॉइंट आप समझ गए हैं, और 10 मीटर वाला पॉइंट भी आपको आई होप समझ गए होंगे कि 10 मीटर वाला क्या खेला है। चलिए, ओके। तो 142 में बस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो पॉइंट है वो हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 143। खुद से रेगुलेशन भी पढ़िएगा, है ना। प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट। डस्ट अगर कहीं पे बन रहा है तो हम क्या प्रिकॉशन लेंगे? तो डस्ट का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, दो क्वेश्चन जनरली, ठीक है, कि अगर कोई रिस्पायरेबल डस्ट है, मतलब श्वसनीय धूल है, मतलब जिसको हम सांस ले सकते हैं, वैसा कोई डस्ट है, तो उसमें सिलिका परसेंट कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? सिलिका परसेंट कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? बताइएगा। हम सिर्फ सिलिका परसेंट का बात किए हैं, हम कुछ नहीं बोले हैं कि मेटल माइंस, कोल माइंस, नॉर्मल डस्ट का मात्रा। हम डस्ट का मात्रा नहीं, हम सिलिका परसेंट पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, हिंदी में भी लिखता है। ठीक है, 5%। 5% श्वसनीय धूल की मात्रा हो सकती है, परमिसिबल है, उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 5% भी नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं, पूरा पूरी क्या लिखा हुआ है 143 रेगुलेशन नंबर में। रेगुलेशन नंबर 143 में ये कहता है
कि जितना भी माइंस है सबका एजेंट, ऑनर और मैनेजर का ये जिम्मेदारी बनेगा कि डस्ट से रिलेटेड उपाय करे। उपाय कुछ ऐसा करे, चाहे अंडरग्राउंड हो, चाहे सरफेस हो, चाहे डंप हो, कहीं पर भी हो, डस्ट को रोकने का उपाय करे। पहला उपाय मेरा होना चाहिए कि डस्ट बने ही नहीं, डस्ट बने ही नहीं, ऐसा उपाय करें। अगर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम है जिसमें डस्ट बनेगा ही बनेगा, तो फिर उसको दबाने का यानी सप्रेशन करने का उपाय करेंगे कि भैया वहाँ पे सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, उसको दबा दिया जाए, है ना। लेकिन अगर सप्रेस भी नहीं कर पा रहे उस जगह पे, तब हम क्या करेंगे, तब हम पीपीई किट प्रोवाइड करवाएंगे। तीन तरीका है, सबसे पहला तीन गो उपाय करेगा। सबसे पहला करेगा कि डस्ट बने ही नहीं, इसका उपाय करेगा। डस्ट बने ही नहीं, इसका उपाय कैसे हो सकता है? अगर अंडरग्राउंड माइंस में कोई गैलरी है जिसमें से एसडीएल आना जाना कर रहा है, तो कोशिश करेंगे कि उस गैलरी में कोयला नहीं बने। अगर कोयला मतलब कोयला टूट के नहीं गिरे ज़मीन पे, अगर कोयला ज़मीन पे गिरता है तो तुरंत एसडीएल को बोलेंगे कोयला साफ कर दो। नीचे का जो स्तर है वो हम कड़ा स्तर को चूज़ करेंगे, ठीक है, और ऊपर ऊपर में साइड साइड में कोयला रहेगा, ऐसा हम चूज़ करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब उपाय है ताकि कोल्ड डस्ट नहीं बने। अगर कोल्ड डस्ट बन रहा है, मतलब ऐसा है कि नीचे जो स्तर है यानी कि जिस पे एसडीएल गाड़ी चल रहा है वो कोयला का ही है, और कोयला थोड़ा थोड़ा गिरेगा ही, चूर हो ही रहा है, पूरा पॉसिबल नहीं है, तो हम सप्रेशन का उपाय करेंगे। सप्रेशन क्या है, मतलब डस्ट का छिड़काव करेंगे, है ना, स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे। सप्रेशन का दो तरीका होता है, सप्रेशन का दो तरीका होता है। पहला होता है वाटर का स्प्रे करना, वाटर स्प्रे करके कर सकते हैं। दूसरा है स्टोन डस्ट का छिड़काव करना, स्टोन डस्ट का सप्रेशन करना है, स्प्रे करवाना। वाटर का छिड़काव भी कर सकते हैं, स्टोन डस्ट का भी छिड़काव कर सकते हैं। स्टोन डस्ट को अंडरग्राउंड माइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वाटर स्प्रे को भी अंडरग्राउंड ओपन कास्ट सब जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सप्रेशन करने के बाद भी वहाँ पे डस्ट बन रहा है, मान लीजिए ऐसा है कि कोल का बंकर है, वहाँ पे कोयला बनेगा ही बनेगा, डस्ट बनेगा ही बनेगा, तो वो सब जगह पे हम पीपीई प्रोवाइड करा देंगे। पीपीई क्या हो सकता है, जैसे कि डस्ट मास्क होता है, ये क्या है, ये एक पीपीई है, ठीक है। डस्ट रिस्पायरेटर होता है, ये क्या है, ये एक पीपीई है। तो ये सब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो तीनों इस उपाय को हम फॉलो करके पूरा डस्ट में कंट्रोल ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है, कुछ कुछ नियम बोला गया है। सबसे पहले नियम बोला गया है कि सिलिका सिलिका परसेंट 5% से कम होना चाहिए, 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम का मतलब है 4.9% है, चलेगा। 5% है, नहीं चलेगा, क्योंकि 5 से कम बोला है ना। तो 4.9 चलेगा, 4.8 चलेगा, 3 चलेगा, 2 चलेगा, सब चलेगा, लेकिन 5% नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा भाई, क्योंकि सिलिका अगर रहता है तो उससे एक बीमारी होता है। अब हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको, एक मिनट। अगर कहीं पे सिलिका का परसेंट है तो उससे क्या होगा, उससे बीमारी होता है। क्या होता है बीमारी, समझते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है सिलिकोसिस। अरे यार तो मिटने वाला है, एक सेकेंड। एक बीमारी है जिसका नाम है सिलिकोसिस, ठीक है, ओके, ठीक। हाँ, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, देखिए समझेंगे। मिनट, जादू हो गया, पहले ही आप पढ़ाए हैं। अच्छा ठीक है, सिलिकोसिस पढ़ाए होंगे, कहीं बता दी होंगे आप लोग को, है ना। चलिए समझा देते हैं। देखो 8 गो गैस्ट्रेट बीमारी होता है, उसमें से एक है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिका परसेंट से होता है। सिलिका क्या चीज़ है, समझते हैं। देखिए कोई भी मोबाइल लीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लीजिएगा, कोई भी ऐसा चीज़ लीजिएगा, तो आप देखिएगा अंदर में एक छोटा सा बैग रहता है जिसमें छोटा छोटा गोली रहेगा, और उसमें बाहर में लिखा रहेगा सिलिका। उसका लिखा रहेगा डू नॉट ईट, बच्चों से दूर रखें, ऐसा लिखा रहता है। अगर हम उस गोली को घोल के पी जाएँ तो क्या होगा? अगर हम उस गोली को घोल के पी जाएँ तो मेरा बॉडी से पानी सूख जाएगा। कैसे? क्योंकि सिलिका एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें सिलिका डस्ट होता है, डस्ट में कुछ-कुछ जगह पे सिलिका का परसेंटेज होता है। हर डस्ट में अलग मात्रा होता है। सैंडस्टोन का बात करेंगे तो सैंडस्टोन में सिलिका का कुछ अलग परसेंटेज होगा। अगर हम सेल पत्थर का बात करेंगे तो सिलिका परसेंट कुछ अलग होगा। अगर हम हेमेटाइट का बात करेंगे तो सिलिका का परसेंटेज कुल अलग होगा। पाइराइट पत्थर का बात करेंगे, सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप हेमेटाइट का बात करेंगे तो उसमें सिलिका कंटेंट कुछ अलग होगा। तो हर पत्थर में कुछ ना कुछ मात्रा सिलिका का रहता है, ज़्यादातर पत्थर में सिलिका का कुछ ना कुछ मात्रा होता है।
तो अगर सिलिका परसेंट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर सिलिका का परसेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी सांस लेगा, सांस लेने के बाद वो लंग्स में जाएगा, ठीक है, हमारा फेफड़ा में जाएगा। और जो हमारा फेफड़ा होता है उस फेफड़ा में बहुत छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा छेद होता है। जब आप सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन वही छोटा छोटा छेद में से निकलता है, और निकलने के बाद फिर वो आपका ब्लड के साथ रिएक्शन करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और लंथपन 12-17, ठीक। तो मतलब कुल मिलाकर के लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकलता है। अगर वही ऑक्सीजन के साथ सिलिका मिल जाए तो क्या होगा? तो आदमी जब सिलिका लेगा, सिलिका इसमें जाएगा लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद जो छोटा छोटा छेद आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। को क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन आपका जाम होता जाएगा। जितना छेदा जाम होते जाएगा उतना परसेंट फेफड़ा बर्बाद हो जाएगा। अगर 10% छेदा जाम हो गया तो 10% फेफड़ा बर्बाद, खत्म। 25% हो गया तो 25% फेफड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। 50% हो गया तो 50% लंग्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और जिस दिन 100% हो गया आदमी खत्म, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि म्यूकस मेम्ब्रेन को जाम कर देता है। और इसके बाद और भी ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये बॉडी के पानी को सोखता है। अभी थोड़ा देर पहले हम एग्जांपल दिए थे, कोई मोबाइल लीजिएगा तो छोटा सा पैकेट रहेगा, उसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इवन माइंस में भी सिलिका छीटा जाता है ना, इसमें माइंस में भी सिलिका को छीटा जाता है। कब छीटा जाता है? जब माइंस में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो माइंस से सब आदमी को बाहर निकाल के सिलिका को पाउडर करके उसको दीवाल वाल में छीटा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जो दीवाल है, दीवाल में जाके फिर चिपक जाता है और मॉइस्चर को सोख लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वेंटिलेशन को सही करते हैं तो सिलिका पूरी तरह से निकल जाता है, तो हमको कोई समस्या नहीं होता है, ठीक है। तो यही सिलिका मॉइस्चर को सोखता है। हमारा बॉडी में कितना वाटर है सर? 75% वाटर है। सोचिए अगर 75% वाटर में से सिर्फ फेफड़ा का, लंग्स का वाटर को सोख ले तो क्या होगा? लंग्स काम करना बंद कर देगा। अगर खाली छेदा जाम होने से पूरा पूरी 100% होने में अगर मान लीजिए 1 साल का समय लगता, तो बॉडी का पानी सुखा रहा है और ये कर रहा है। अगर मान लीजिए एस्बेस्टस बीमारी पकड़ लीजिए, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस में 1 साल में अगर आदमी मरता है, तो सिलिकोसिस से 3 महीना में आदमी मर जाएगा, ठीक है? 3 महीना में आदमी मर जाएगा। इसीलिए सिलिका परसेंट अलग से निकाला जाता है हर जगह पे। सिलिका परसेंट कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 5% से कम होना चाहिए। 5% से कम का मतलब 5 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समझते हैं। अब है 2 तरह का फेस, ओबी होगा या रॉक होगा, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कोल वाला। माइनिंग कर रहे हैं तो ओबी होगा, रॉक होगा या कोल होगा। तो अगर ओवरबर्डन रॉक है तो इसमें हम रिस्पायरेबल डस्ट नापते हैं। रिस्पायरेबल डस्ट का मात्रा ऐसा डस्ट जिसको आप अगर सांस के जरिए ले भी रहे हैं तो वो आपका बॉडी को हार्म ना करे। बहुत छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होता है जो फेफड़ा का म्यूकस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिस्पायरेबल डस्ट, एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट। तो बोला गया है एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट का मात्रा कितना होना चाहिए? अगर ओवरबर्डन वाला या फिर रॉक वाला है तो उस कंडीशन में सिलिका बाई 10%, ठीक है। सिलिका बाई 10% होना चाहिए। एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट जो होगा ओवरबर्डन का फेस में या रॉक वाला जगह पे, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट किसी भी जगह पे, सिलिका बाई 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी सिलिका अगर मान लीजिए हम निकालें कि सिलिका जो है वो आपका 15 या 20 है, डिवाइडेड बाई 10, टोटल कितना हो जाएगा? 2। तो 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लाइव क्लास कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब के ज़रिए कर रहे हैं, फी दे दीजिएगा आप लोग। बाकी है बड़ा दिन से आप लोग का कुछ कुछ का, ठीक है। बाकी हम कर रहे हैं उपाय ताकि बाकी ना रहे, क्योंकि मेरा टारगेट पढ़ाना है सिर्फ। अब इस पे कोई फोकस नहीं है कि बच्चा बेसिकली। एक मिनट।
चलिए, जब तक सब आ रहे हैं तब तक एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, रॉक वाला में या स्टोन वाला में रिस्पायरेबल डस्ट का मात्रा कितना होना चाहिए? चलिए, आई सब आ गए हैं, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सिल्का बाई 10% कह रहे हैं, ठीक है, सिल्का बाई 10% ही है। बिल्कुल बिल्कुल, 10% नहीं, सिल्का बाई 10%, ठीक है। कल क्लास हुआ था, आप यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, है ना। जो एक लिंक भेजते हैं ना हम चैनल का, आप राइट एडुकेशन करके, आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए ना, आपका काम भी आ जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। हम वीडियो डाल देंगे, कुछ कुछ वीडियो तो पब्लिक करके शेयर कर रहे हैं, और बाकी ज़्यादातर वीडियो हम पर्सनली शेयर कर रहे हैं। वो अनलिस्टेड वाला लिस्ट है, अनलिस्टेड वाला मतलब दूसरा कोई नहीं देख सकता आप लोग को छोड़ के, और पब्लिक में कुछ कुछ ही डालते हैं। चलिए, ओके, अब हम लोग कुछ चीज़ को समझते हैं। तो सिलिका बाई डस्ट मतलब 10% जो है वो आपका क्या है, रॉक वाला में या ओबी वाला में। ओबी में निकालते हैं हम लोग, ओबी में रॉक में निकालते हैं रिस्पायरेबल डस्ट का मात्रा, और सिलिका के लिए अलग से निकालते हैं। सिलिका परसेंट 5% से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओबी डस्ट वाला में हम क्या बताएं कि सिलिका बाई 10% होगा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। और अगर कोल वाला है तो कोल वाला में पहले 5 था, फिर 3 हुआ, अब भी जानते हैं रेगुलेशन में दिया हुआ है, आपको रेगुलेशन वाला ही मान के चलना है। 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, सब में 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कोल डस्ट का मात्रा अगर पूछेगा, रिस्पायरेबल कोल डस्ट का मात्रा कितना से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, तो उस कंडीशन में है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होगा रिस्पायरेबल डस्ट का मात्रा, ठीक है। चलिए, अभी कुछ टर्म को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले होता है स्टैटिक मॉनिटरिंग, स्टैटिक मॉनिटरिंग। दूसरा होता है पर्सनल मॉनिटरिंग, ठीक है, पर्सोनल मॉनिटरिंग। स्टैटिक मॉनिटरिंग क्या होता है, पर्सनल मॉनिटरिंग क्या होता है, समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसा जगह है जहाँ पे दम भर गर्दा उड़ रहा है, मतलब भयंकर गर्दा बन रहा है, जैसे कोई सीएचपी पकड़ लीजिए ना, कोई एक वो सीएचपी है जहाँ कोयला का लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है, तो जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम हो रहा है बंकर में, उस जगह बहुत गर्दा उड़ता है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक मॉनिटरिंग लगा सकते हैं। स्टैटिक मॉनिटरिंग मतलब दीवार में ही कुछ एक डस्ट रिस्पायरेटर लगा देंगे, MRE 111A 111A ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर पूरा पूरी नाम है इसका। तो ये एक ऐसा डस्ट सैम्पलर है जिसको आप किसी जगह पे लगा देते हैं 3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए, उसके बाद फिर उसको देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे रिस्पायरेबल डस्ट का मात्रा कितना है, ठीक है। और भी कुछ डस्ट रिस्पायरेटर आते हैं, डस्ट रिस्पायरेटर अलग अलग कंपनी के होते हैं, ठीक है, जैसे एमएसए कंपनी का आता है ना, गोल्डम ओल्डम ओल्डम है, ओल्डम सॉरी, गोल्डम नहीं, ओल्डम कंपनी का आता है। तो ये सब कुछ डस्ट रिस्पायरेटर की कंपनी है जो कि स्टैटिक मॉनिटरिंग करता है। स्टैटिक मॉनिटरिंग मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स कर दीजिए, वो आपको एक टाइम के बाद 8 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा के बाद बता देगा कि कितना वहाँ पे डस्ट का मात्रा है, ठीक। चलिए, दूसरा होता है पर्सनल, स्टैटिक तो आप समझ गए। दूसरा होता है पर्सनल। पर्सनल क्या चीज़ है समझते हैं। पर्सनल वाला थोड़ा सा ऐसा है कि आदमी जिस जगह पे काम कर रहा है उस जगह पे पर्टिकुलर कितना मात्रा डस्ट का बन रहा है, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, पर्सनल मॉनिटरिंग करेंगे। पर्सनल मॉनिटरिंग मतलब जैसे वो आदमी है वो काम कर रहा है, तो उसका पीठ में एक तो फिल्टर पेपर चिपका देंगे, एक तो फिल्टर पेपर होता है चिपकाने वाला। पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का वजन कर लेंगे। मान लीजिए फिल्टर पेपर का वजन आया 10 मिलीग्राम, ठीक, ये क्या है, फिल्टर पेपर का वजन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही फिल्टर पेपर उस आदमी का पीठ में चिपका देंगे।
वो आराम से काम करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, फ़िल्टर पेपर चिपका रहेगा और यही फ़िल्टर पेपर पे डस्ट उड़-उड़ के बैठेगा, कुछ ना कुछ डस्ट तो बैठेगा ना सर? अगर वहाँ पे डस्ट उड़ रहा है तो इस फ़िल्टर पेपर पे बैठेगा, कपड़ा में तो बैठेगा, हाथ में, मुँह में, कान में, सब जगह बैठता ही है। इसी तरह से फ़िल्टर पेपर पे बैठेगा। इसके बाद जैसे उसका शिफ्ट खत्म होगा, 8 घंटा वो काम किया, 8 घंटा के बाद अब वो घर जाना चाह रहा है, उसका शिफ्ट खत्म हो गया। तो इस फ़िल्टर पेपर को बहुत ही धीरे से, ज़ोर से नहीं उखाड़ेंगे, एकदम धीरे-धीरे उखाड़ेंगे ताकि इसमें से डस्ट कम से कम झड़े, ठीक है? कम से कम इसका डस्ट जो है उसमें से झड़े। उसके बाद उस डस्ट का हम वज़न करेंगे। अबरी मान लिया वज़न आ गया 20 मिलीग्राम, ठीक है? पहले हम वज़न किए थे 10 मिलीग्राम आया, अभी वज़न किए 20 मिलीग्राम आया। इसका मतलब डस्ट का मात्रा कितना है? 10 मिलीग्राम है। क्योंकि 20 मिलीग्राम अभी आया, पहले 10 मिलीग्राम था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 क्या बैठा सर? 10 तो डस्ट ही बैठा है ना। हाँ, डस्ट का मात्रा 10 मिलीग्राम बैठ गया। तो ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। तो पर्सनल कभी भी हम लगाते हैं तो एक आदमी में सिंगल नहीं लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो जिस आदमी पे हम लगाए हैं वो छटपटा छटपटा के काम करता है, उछल उछल के कंगारू जैसा काम करता है, या बहुत ज़्यादा फुर्तीला टाइप का है, तो उसमें क्या होगा? सब डस्ट गिर जाएगा नीचे। इसीलिए हम लोग एगो सरदार में लगा देंगे जो नॉर्मली खड़ा होकर काम कर रहा है, एक ठो मजदूर में लगा देंगे जो बहुत हार्ड काम कर रहा है, हथौड़ा मार रहा है, एक ठो मजदूर में लगा देंगे जो थोड़ा कम हार्ड वाला काम कर रहा है। ऐसा कर करके कुछ कुछ आदमी चुनेंगे और आदमी का पीठ में चिपका देंगे। 8 घंटे के बाद फिर बोला हम आसानी से खोल लेंगे और डस्ट का सैंपल ले लेंगे। ये होता है पर्सनल मॉनिटरिंग। आई होप समझ गए होंगे आप लोग स्टैटिक और पर्सनल मॉनिटरिंग क्या होता है, ठीक है? चलिए, तो स्टैटिक जो हम बताएं आपको, स्टैटिक मॉनिटरिंग, उसमें कुछ पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन होता है। पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन मतलब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा बनता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट, जैसे बंकर, जैसे फेस, जैसे जहाँ पे कटिंग का काम चल रहा है वो सब जगह पे। इन जगहों को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन, ठीक है? तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? इस जगह पे जब हम स्टैटिक मॉनिटरिंग लगाते हैं तो ध्यान रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाएं, ठीक है? 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाएं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं पॉइंट को। स्टैटिक मॉनिटरिंग जहाँ पे करते हैं उसी जगह करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा डस्ट बनता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट, बंकर, फेस, जहाँ कटिंग वटिंग का काम चल रहा है, कोयला वैला वाला, उस जगह पे। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे डस्ट ज़्यादा बन रहा है उससे 1 मीटर के अंदर में ही हम ये लगाते हैं। 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे स्टैटिक मॉनिटरिंग वाला जो डिवाइस है वो नहीं लगाते, ठीक है? चलिए, 100, इसमें आई होप आप समझे होंगे। तो एक आध क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, देखते हैं याद है कि भूल गए। अ, चलिए, कोल डस्ट का रिस्पायरेबल मात्रा बताइए। कोल डस्ट का रिस्पायरेबल मात्रा बताइए। चलिए, अब एक बार हम चैट को देख लेते हैं फटाफट। 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, 2 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं, मतलब उससे कम, ठीक। आगे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, डस्ट का सैंपलिंग कितने समय अंतराल पे किया जाता है? ध्यान रखिएगा, डस्ट का सैंपलिंग अगर माइंस ओपन हो रहा है, एक नया नया माइंस खुल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहली बार हम क्या करेंगे? 3 महीने के अंतराल पे करेंगे, ठीक है? एक सेकेंड, 3 महीने के अंतराल पे करेंगे। उसके बाद जैसे उसका काम स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, हर महीना करेंगे, है ना? हर महीना करेंगे। शुरू में क्या करेंगे? शुरू में हम लोग 3 महीना के अंतराल पे करेंगे, उसके बाद हम लोग हर महीना पे करेंगे, ठीक है? डस्ट का सैंपलिंग करेंगे हर महीना। वीडियो ऑफ कर लीजिए। हर महीना पे करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग में 3 महीना, उसके बाद फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो हर महीना हम डस्ट का सैंपलिंग करेंगे, ठीक। यहाँ पे एक टर्म आता है क्वार्ज कंटेंट। क्वार्ज क्या होता है समझाते हैं आपको। अगर बालू में आप खेले होंगे
तो बालू में खेलते हैं ना, तो एगो कांच का टुकड़ा जैसा कुछ कुछ निकलता है, उसको हाथ से तोड़ सकते हैं आप, है ना, चमकीला चमकीला रहता है, धूप आता है तो बड़ी चमकता है। अगर बालू में नहीं खेले हैं तो अभी क्लास खत्म होने के बाद जाइएगा और खेलिएगा, ठीक है, और क्वार्ट्ज खोजिएगा, ठीक, अब मिल गया तो फोटो खींच के भेज दीजिएगा। तो क्वार्ट्ज क्या होता है, माइका का जो, जैसे आप माइका दिखता है ना व्हाइट टाइप का माइका जैसा ही क्वार्ट्ज लगभग लगभग दिखता है, जो बालू में मिलता है, आपको सैंड में मिलता है, ठीक है। सैंड में क्वार्ट्ज का भी अलग अलग टाइप होता है, लेकिन सैंड में जो चमकीला वाला निकलता है क्वार्ट्ज कहलाता है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज कंटेंट भी हानिकारक है। आप बचपन में खेलते होंगे तो घर वाला कोई ना कोई आपको बोला होगा कि अरे मत खेलो, आंख में घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्वार्ट्ज कंटेंट अगर डस्ट फॉर्म में रहे, डस्ट का फॉर्म में रहे यानी पाउडर फॉर्म में रहे, और अगर इंसान का आंख में घुस जाता है तो आंख से रिलेटेड कुछ बीमारी हो जाता है, उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल बीमारी में रखे हैं, क्योंकि जनरली उतना नहीं होता है, हर जगह तो क्वार्ट्ज नहीं है ना। तो उस जगह पे विशेष जांच किया जाता है, जो चीफ इंस्पेक्टर बोला गया है उस हिसाब से, है ना। इसमें रेगुलेशन में भी यही लिखा है कि चीफ इंस्पेक्टर जो बोला गया उस हिसाब से, किस हिसाब से वो बताया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग एक टर्म समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि पहला शिफ्ट में हम जांच किए तो जितना डस्ट होना चाहिए था उससे कुछ ज़्यादा निकला, ठीक है। दूसरा शिफ्ट में जांच किए, फिर तीसरा में जांच किए, फिर अगला दिन पहला वाला में जांच किए, फिर दूसरा में जांच किए, फिर तीसरा में जांच किए, फिर अगला दिन पहला वाला में जांच किए, दूसरा में जांच किए, तीसरा जांच किए, फिर अगला दिन पहला वाला में जांच किए। टोटल लगातार 7 शिफ्ट हम जांच किए। कितना? 7 शिफ्ट। और सातों शिफ्ट में ऐसा लगा कि 1.5 गुना ज़्यादा डस्ट बन रहा है। तो जो काम से डस्ट बन रहा है वो काम ही बंद करना पड़ेगा। अगर कोयला काट रहा है, कोयला से डस्ट बन रहा है तो कोयला बंद कर दीजिए काटना, आपका माइंस बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ा खतरनाक चीज़ है। क्या है सर? लगातार 7 शिफ्ट में जांच करने के बाद ऐसा पाया गया कि 1.5 गुना ज़्यादा डस्ट बन रहा है, ठीक है। 2 मिलीग्राम को 1.5 से इंटू कीजिए, है ना, लगभग 3.5 हो जाना चाहिए। तो अगर इतना डस्ट बन रहा है लगातार 7 शिफ्ट में, तो आपको क्या करना होगा, जहाँ पे डस्ट बन रहा है, कोयला काटने से बन रहा है, तो कोयला को काटना बंद करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। यही एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका एक रेगुलेशन इसी में, ठीक है। चलिए, तो इसमें जितना पॉइंट था उसमें बता दिए। बाकी बोला गया है कि डस्ट सेपरेशन का उपाय करेंगे। डस्ट सेपरेशन का उपाय क्या क्या होता है हम समझते हैं, समझा देते हैं। ओपन कास्ट अगर मान लीजिए है, अंडरग्राउंड है, पहले ओपन कास्ट समझते हैं। ओपन कास्ट में हम क्या करेंगे, टैंकर होता है डंपर टाइप का, उसमें से पीछे क्या होता है, पीछे से पानी निकलता है, ठीक है। टैंकर बोलते हैं हम लोग। उस टैंकर के पीछे से, ये पीछे में कि बहुत से छोटा छोटा छोटे से छेद कर लिया जाता है, जिसमें से पानी निकलता है और वो डस्ट को बैठाने का काम करता है। ओपन कास्ट में पहला तरीका है टैंकर प्रणाली। दूसरा तरीका क्या है, पाइप स्प्रिंकलर, जो कि यहाँ तो आपको शायद कम मिलेगा। पाइप स्प्रिंकलर क्या होता है, एक डंपर जैसा ही रहता है, उसके ऊपर में स्प्रिंकलर लगा होता है जो घूम घूम के पानी को छिड़कता है, ठीक है। स्प्रिंकलर घूम घूम के पानी को छिड़केगा, ठीक है। तो उससे आसपास में भी डस्ट का सेपरेशन हो जाता है। अब आते हैं ओपन कास्ट में। ओपन कास्ट में क्या तरीका है, ओपन कास्ट सॉरी अंडरग्राउंड पे आते हैं। अंडरग्राउंड में क्या तरीका है, या तो हम स्टोन डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं, या तो हम वाटर का छिड़काव कर सकते हैं। यही दो तरीका से हम कंट्रोल करते हैं डस्ट को। बाकी ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग करते हैं तो वाटर एम्पूल वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली अगर किसी जगह पे हमको डस्ट को बैठाना है तो स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे या फिर पानी का छिड़काव करेंगे, ठीक है। इसी से हम डस्ट को कंट्रोल करेंगे, ठीक। चलिए, बाकी इसमें कुछ कुछ बोला गया है कि आकस्मिक उपाय का मतलब होता है कंटी कंटिजेंसी मेजर का मतलब होता है आकस्मिक उपाय। किसी जगह पे अगर डस्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हम बोले 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा लगातार 7 शिफ्ट में, तो क्या करेंगे, उस काम को रोक देंगे। अब काम रुका हुआ है तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। उस उपाय को हम क्या बोलेंगे, उस उपाय को बोलेंगे कंटिजेंसी उपाय। इमरजेंसी होता है, उसी तरह कंटिजेंसी होता है। कंटिजेंसी मेजर को बोलता है आकस्मिक उपाय, मतलब तुरंत कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रोडक्शन जल्दी जल्दी चालू हो सके, ठीक है। तो ये ऐसा टर्म आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। फिर आपको एक टर्म मिलेगा डस्ट सैंपलर। डस्ट सैंपलर के बारे में हम आपको बता दिए हैं कैसे ये डस्ट का सैंपलर होता है। फिर एक होता है डस्ट रिस्पायरेटर। डस्ट रिस्पायरेटर क्या होता है, जिस जगह पे श्वसनीय धूल का मात्रा से ज़्यादा डस्ट बनता है उस जगह पे आदमी को डस्ट रिस्पायरेटर दिया जाता है। डस्ट रिस्पायरेटर लगाने के बाद आदमी उस जगह पे काम कर सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं कि 8 घंटा अगर काम करना तो 8 घंटा डस्ट सैंपलर लगा के रखेगा, डस्ट रिस्पायरेटर लगा के रखेगा, नहीं। वो 2-3 घंटा से ज़्यादा डस्ट रिस्पायरेटर लगा के नहीं रखेगा, क्योंकि डस्ट रिस्पायरेटर में डस्ट नहीं जानता है, एक केमिकल होता है उसमें से डस्ट पास नहीं करता है, सिर्फ ऑक्सीजन पास करता है, जनरल एयर पास करता है, ठीक है। वही वाला सांस लेता है ना। और डस्ट रिस्पायरेटर को फिर जब जमा करता है तो उसका डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है समझाते हैं। जैसे डस्ट रिस्पायरेटर को धोया जाएगा केमिकल से, है ना, ताकि उसमें से जो दूसरा आदमी का कोई बीमारी कुछ ऐसा है कोरोना टाइप का, तो वो सब बीमारी दूसरा आदमी यूज़ करे तो नहीं लगे, ठीक है। यही सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, है ना। 143 काफ़ी बड़ा रेगुलेशन है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, है ना। ठीक, उसके बाद कुछ उपाय लिखा हुआ है कि क्या उपाय है। हम इतना तो समझ गए कि उपाय करेंगे डस्ट को बैठाने के लिए। क्या क्या उपाय है, तो बोला गया है कि ड्रिल बिट जो इस्तेमाल करते हैं वो ड्रिल बिट सही डायमेंशन का होना चाहिए, सही प्रेशर डालना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है जैक हैमर टाइप, एक आता है कंप्रेसर टाइप, एक आता है डायमंड ड्रिल टाइप। तो इस सब का जहाँ पे यूज़ हो वहीं, जैसे जैक हैमर है इसको हम यूजी में यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेसर है तो कंप्रेसर जिस जगह पे हमको ज़्यादा लंबा होल करना है, जल्दी होल करना है, उस जगह पे कर सकते हैं। अगर जहाँ पे छोटा छोटा होल करना है कंप्रेसर वाला इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। डायमंड ड्रिल का भी इस्तेमाल हम लोग ओपन कास्ट में करते हैं, अंडरग्राउंड में करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब जो ड्रिल इस्तेमाल करना चाहिए उसी ड्रिल का हम इस्तेमाल करेंगे, उसको छोड़ के दूसरा ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड माइंस है तो पानी का छिड़काव करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अब मोबाइल गाड़ी घोड़ा अगर उसमें चल रहा है तो ऐसा व्यवस्था करेंगे, ऐसा रास्ता को चुनेंगे जिसमें से कम डस्ट बनता हो। अगर स्क्रीनिंग प्लांट है या फिर कोल का जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वो सब जगह है, वो सब जगह पे लगातार हम लोग पानी का छिड़काव करते रहेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट बोला इसमें वो भी समझा देते हैं आपको। माइंस का इंटेक है, ठीक, मान लीजिए शाफ्ट का इंटेक है, तो इस इंटेक के 80 मीटर के अंदर में, कितना मीटर के अंदर में, 80 मीटर के अंदर में, इनटेक मतलब डाउन कास्ट है, ऑब्वियस सी बात है जहाँ से नीचे हवा जा रहा है। इसके 80 मीटर के अंदर में कोई भी बॉयलर प्लांट, कोई भी एश पॉन्ड, कोई भी कोल का स्टॉक वाला चीज, या कोई भी ऐसा चीज जिसमें से गर्दा बने, डस्ट बने, नहीं रखा जाएगा। क्योंकि अगर रखा जाएगा तो 80 मीटर के दायरा में है तो हो सकता है वो इनटेक रास्ता से माइंस में घुस जाए। तो ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। क्या बोले हम, कोई भी माइंस है उसका इनटेक रास्ता यानी डाउन कास्ट शाफ्ट से हवा जा रहा है, तो उस डाउन कास्ट शाफ्ट के 80 मीटर के दायरे में कोई भी डस्ट का, बॉयलर का प्लांट नहीं होना चाहिए, एस पॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोल स्टॉक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जहाँ से डस्ट बनता हो, ठीक है। चलिए, इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जहाँ पे वर्किंग फेस है, ठीक है। जहाँ पे वर्किंग फेस है इसके 60 मीटर तक पानी का छिड़काव करके रखा जाता है। तो आप कभी तो पढ़े होंगे कि यार 18 मीटर में पानी का छिड़काव करते हैं, कि 60 मीटर में करते हैं, कि 9 मीटर में करते हैं, कि 20 मीटर में करते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 90 मीटर में करते हैं। अरे मेरे भाई, 60 मीटर में करते हैं डस्ट बैठाने के लिए, 18 मीटर में करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग में, ठीक है। 9 मीटर तो कहीं आपका डाटा ही नहीं है, 20 मीटर में करते हैं नॉर्मल ब्लास्टिंग में, ठीक है ना। चलिए, 90 मीटर में करते हैं रिटर्न साइड में। तो क्लियर कर दे रहे हैं इसको फिर से एक बार, ठीक। 18 मीटर में हम लोग जब सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तब करते हैं। आप अगर डीजे देशमुख में छोड़ के कोई दूसरा किताब में ऐसा पढ़े हैं तो उस डाटा को मत मानिएगा, हम पहले ही आप लोग को बताएं, आज आप लोग को नहीं बताएं, ठीक है। 18 मीटर में कहाँ करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग में करते हैं, ठीक है। 60 मीटर में कहाँ करते हैं, डस्ट सप्रेशन के लिए करते हैं, डस्ट सप्रेशन के लिए जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे वर्किंग फेस है, वर्किंग फेस में डस्ट नहीं पहुँचे उसके लिए करते हैं, ठीक। 90 मीटर में कहाँ करते हैं, 90 मीटर में करते हैं रिटर्न साइड में, रिटर्न साइड में करते हैं, ठीक। 20 मीटर में कहाँ करते हैं, 20 मीटर में करते हैं कट ब्लास्टिंग में, जिसको हम लोग कहते हैं एनओएस। एनओएस का मतलब होता है नॉट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड ब्लास्टिंग को कहते हैं बीओएस, बीओएस का मतलब होता है ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो बॉस और नॉस शब्द कभी ना कभी आपको मिलेगा तो याद रखिएगा। तो ये जनरल कुछ पॉइंट है जिसमें लड़का को कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन ये रहा, 18 मीटर सॉलिड ब्लास्टिंग, 60 मीटर डस्ट सेपरेशन के लिए जहाँ वर्किंग फेस होता है,
90 मीटर रिटर्न साइड में, और 20 मीटर आपका जो कट वाला ब्लास्टिंग होता है उस जगह पे। इन जगहों पे नॉर्मली क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। डीजे देशमुख को छोड़ के बाकी कोई भी किताब में अगर डाटा देख रहे हैं तो वो डाटा को प्लीज़ फॉलो मत कीजिएगा, है ना। आप 90 और 20 बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है। उल्टा नहीं बता रहे हैं बाबू। एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 में एक्सप्लोसिव चैप्टर दिया होगा। एक्सप्लोसिव चैप्टर में एक पॉइंट होगा सॉलिड ब्लास्टिंग, उसमें आप पढ़िएगा, 4 से 5 पॉइंट है। उस पॉइंट को जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फटाफट कुछ रैंडम सा सवाल करेंगे, फटाफट बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, कोई इनटेक रास्ता है, इनटेक रास्ता के कितना मीटर के अंदर में, यानी डाउन का शाफ्ट है उसके कितना मीटर के अंदर में कोई भी ऐश पॉन्ड नहीं हो सकता है, कोई भी बॉयलर नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज नहीं हो सकता है जिसमें से डस्ट ज्यादा बने। बताइएगा कितना मीटर का दायरा में, थोड़ा देर पहले बताए थे। अच्छा, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब देख लीजिएगा एक बार, है ना, आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, भेज देंगे अमित, भेज देंगे। हम जान रहे हैं अमित, तुम कौन कौन सा किताब पढ़े हो, समझ रहे हैं आपका बात, लेकिन टेक्स्ट बुक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप ईएमटी को पढ़िए, ईएमटी का डाटा को दिमाग में रखिए, है ना। सीएमआर के बाद दूसरा ईएमटी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्किंग फेस के कितना दूरी तक हम लोग एरिया को, जितना भी काम करने वाला जगह है वर्किंग फेस के दायरा में आता है, 60 कितना मीटर के अंदर में, उसको हम लोग डस्ट का छिड़काव करके, पानी का छिड़काव करके रखते हैं। वर्किंग फेस के कितना मीटर का दायरा को हम लोग पानी का छिड़काव करके रखते हैं, बताइएगा। रेगुलेशन नंबर 143 का पॉइंट नंबर ई का 3 लिख दे रहे हैं, जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कहाँ लिखा हुआ है। रेगुलेशन नंबर 143 का ई का पॉइंट नंबर 3 में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 60 मीटर के दायरा में, वर्किंग फेस का 60 मीटर के दायरे में पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जिसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, ईएमटी वॉल्यूम 1 का एक्सप्लोसिव चैप्टर का बीओएस टॉपिक, यानी ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड टॉपिक का शायद पांचवा छठा पॉइंट होगा, उसको देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ 18 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें कॉमन चीज़ है कि हम लोग वेंटिलेशन को सही रखेंगे, वेंटिलेशन को साफ कर, मतलब देखते रहेंगे कि धुआं वगैरह सब क्लियर हो जाए। ब्लास्टिंग करने के बाद 5 मिनट तक फेस में नहीं जाएंगे जब तक धुआं क्लियर नहीं होता है, या मैनेजर साहब जो नहीं बोलते हैं। ठीक है, कन्वेयर वगैरह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी सेफ्टी डिवाइस लगा रहेगा, ताकि अगर आग लगे कभी तो ऑटोमेटिकली कन्वेयर रुक जाए, जिसको सीक्वेंशियल कंट्रोल स्विच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। डस्ट रिस्पायरेटर का जांच 7 दिन में होता है, इसमें भी एक पॉइंट है। और डस्ट रिस्पायरेटर का जांच प्रत्येक 7 दिन में एक बार किया जाता है। और 1 महीना में क्या करते हैं, 1 महीना में 7 दिन में हम क्या करते हैं, 7 दिन में बस उसको जांच करते हैं, और 1 महीना में उसको डी इंस्पेक्शन करते हैं। डी इंफेक्शन का मतलब होता है उसको खोल के पूरी तरह से जांच होगा उसका। ठीक है, चलिए 143 को आज पढ़िएगा, आप लोग का होमवर्क है। 143 को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। ठीक है, जो हम चीज़ सारांश में बोले वही चीज़ को थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, और बुक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको समझा ही दिए हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ईएमटी का मिल जाएगा आप लोग को, क्लास रिकॉर्ड कर दिए हैं, क्लास रिकॉर्ड कर दिए हैं, देखिए रिकॉर्डिंग ही हो रहा है, डाल देते हैं अभी हम थोड़ा देर में, है ना। कल आप लोग का क्लास हम थोड़ा सा सुबह रखेंगे, है ना। कल आप लोगों को क्लास हम मे बी 10 10 बजे रखें तो मैसेज कर देंगे, 10 बजे आप रेडी रहिएगा, और अगर क्लास का कुछ ऐसा दिक्कत रहा तो बता देंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, कर देंगे।
50 ग्राम या 20 ग्राम सैंपल लेते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। सबको जय हिंद। फ़ी दे दीजिएगा आप लोग, हाँ जिसका इसका फ़ी बाकी है फ़ी दे दीजिएगा, ठीक है। जितना जल्दी जल्दी हो सके आज दे दीजिएगा, कल दे दीजिएगा, जिसका पूर गया है। हाँ, 10 दिन का एक्सटेंशन मिला के देखिएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए सबको जय हिंद।